हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इसका यूनिट 1 का चैप्टर 2 करेंगे आज हम। चैप्टर 1 और यूनिट 1 के चैप्टर 4 थे, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 2, सिस्टम ऑफ स्कूल्स टाइप एंड एफिलिएशन, स्कूलों की प्रणाली, प्रकार और संबद्धता। इंट्रोडक्शन, परिचय। जब लोग स्कूल में प्रवेश लेने, जब स्कूल में एंट्री लेने या एडमिशन लेने के लिए या शिक्षकों के रूप में उनमें शामिल करने के लिए या स्कूल खोलने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं कि स्कूल कैसा होगा, उसकी एजेंसियाँ कौन सी होंगी, कौन से बोर्ड होंगे, या सरकारी है या प्राइवेट है या स्वायत्त निकाय है, स्कूल के पाठ्यक्रमों के बारे में, स्कूल के पुस्तकालयों के बारे में, निर्देशों के माध्यम, परीक्षा की प्रणाली कैसी है, शुल्क संरचना यानी फीस की संरचना कैसी है, किस अकॉर्डिंग स्कूल में फ़ीस ली जाती है, उस सब के बारे में हमारे मन में विचार आते हैं। ये सभी जो विचार हैं, ये सभी जो कारक हैं, न केवल सीखने के परिणाम को प्रभावित करते हैं बल्कि शिक्षार्थी के भविष्य के विवरण को भी आकार देते हैं। ये न केवल अब सीखने के परिणाम को प्रभावित करते हैं बल्कि बच्चे के जो भविष्य है उसको भी आकार देते हैं। इसलिए भारत में मौजूदा स्कूल सिस्टम और संबद्ध एजेंसियों के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए स्कूल का कैसा सिस्टम है, भारत में स्कूलों का कैसा सिस्टम है और कौन कौन सी एजेंसी हैं जिसके माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है। संबद्ध संस्थाएं संबद्ध स्कूलों द्वारा नीतियों, पाठ्यक्रमों और बजट के कार्यान्वयन की तैयारी, निगरानी और समर्थन करती हैं। हम उन सरकारी विभागों के बारे में भी जानेंगे जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए स्कूल चला रहे हैं, और हम इस चैप्टर में उसके बारे में भी जानेंगे जो कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो स्कूल चल रहे हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ये स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, उसका वित्तीय पोषण के लिए उनको मैनेज कर रहे हैं आदिवासी कल्याण विभाग के लिए रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, केंद्रीय तिब्बत स्कूल द्वारा शिक्षित स्कूल। इसे जोड़ते हुए हम देश भर में स्वायत्तता निकायों द्वारा प्रकाशित स्कूलों के बारे में पता लगाएंगे, जैसे नवोदय और सैनिक स्कूल, यानी सभी स्कूलों के बारे में, जितने भी इंडिया में स्कूल हैं उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में स्कूल प्रणाली का विकास, सिंहावलोकन। भारत में शिक्षा प्रणाली ने ऋग्वेद के समय से लेकर अब तक एक लंबी विकासवादी यात्रा की है। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित थी। जो वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो हमारे शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर आधारित। और इसके बाद हम देखते हैं मध्य और मध्यकालीन के समय में मदरसा और मकतब का विकास देखा जा सकता है। भारत में स्कूल प्रणाली का अवलोकन, सांख्यिकी। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित UDISE प्लस 2019 से 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,50,000 15,07,708 स्कूलों में से 2.49 लाख शहरी क्षेत्र में और 12.58 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। रिपोर्ट प्रबंध सरकारी, निजी स्तर, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक छात्र, प्रकार, कंपनी एंड लड़कों लड़कियों के आधार पर स्कूलों की संख्या देती है। कितने स्कूल हैं टोटल? 15,07,708 और उनमें से 2.49 जो है वो शहरी क्षेत्रों में हैं और 12.58 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। और वो किस किस प्रकार के? निजी भी हैं, सरकारी भी हैं, पूर्व प्राथमिक भी हैं, प्राथमिक भी हैं, माध्यमिक भी हैं, वरिष्ठ माध्यमिक भी हैं, और छात्रों के प्रकार जैसे कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए उसके आधार पर स्कूल दिए गए हैं। स्कूलों के प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल्स। भारत में स्कूल को मोटे तौर पर सरकारी या निजी स्कूलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम देखते हैं तो टू टाइप से हम ज़्यादातर जो सुनते हैं वो टू टाइप में सुनते हैं, सरकारी और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बारे में ही हम ज़्यादा सुनते हैं। सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण
विभाग, समाज कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको आदिवासी विभाग कल्याण के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा या रेल मंत्रालय या श्रम मंत्रालय द्वारा ही उन विभागों को नियंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक स्कूल जो पहले आते हैं, हमारे फर्स्ट आते हैं सार्वजनिक, सरकारी या राज्य के स्कूल, पब्लिक, गवर्नमेंट, स्टेट स्कूल। इन स्कूलों को स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रशासित और वित्तीय पोषित किया जाता है। जो सरकारी स्कूल होते हैं या जो पब्लिक स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो उनको जो है राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ये स्थानीय जो राज्य या राष्ट्रीय जो सरकार होती है उनके द्वारा ही इन्हें वित्तीय पोषित किया जाता है। और इन स्कूलों को काराधन द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय पोषित किया जाता है। तो पूर्ण रूप से इनको वित्तीय पोषित किया जाता है या आंशिक रूप से इनको वित्तीय पोषित किया जाता है। ये स्कूल या तो छात्रों से फीस नहीं लेते, ये जो स्कूल है पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो है वो या तो जो छात्र पढ़ते हैं उनसे स्टूडेंट से फीस नहीं लेते हैं या बहुत ज़्यादा कम फीस रखी जाती है, मतलब नाम मात्र की फ़ीस, जैसे कि वो ईजिली दे सके। इन स्कूलों का पाठ्यक्रम राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और इन स्कूलों का जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वो भी राज्य या राष्ट्रीय के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सभी सरकारी स्कूल एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इसलिए जब जितने भी सरकारी स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, क्योंकि इनमें एक ही पाठ्यक्रम पूरे स्कूल में, पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल हैं उनमें एक ही पाठ्यक्रम चलता है। और इसमें जो फीस होती है वो भी नाम मात्र की होती है, या तो बिल्कुल ही फीस नहीं होती है, नाम मात्र की होती है। और वही हम देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट गवर्नमेंट स्कूल जो होती हैं उनकी फ़ीस या तो बिल्कुल नहीं होती या बिल्कुल नाम मात्र की होती है। प्रवेश और प्रशिक्षण की कसौटी सरकार द्वारा तय और प्रतिबंधित की जाती है। और एंट्री लेने के लिए उसके स्कूल में उसकी जो कसौटी होती है, उसको जो एंट्री लेने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, या तो वो जो तय होती है वो सरकार द्वारा तय की जाती है। प्रवेश और प्रशिक्षण की कसौटी सरकार द्वारा तय की जाती है या प्रतिबंधित की जाती है। प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक कारक छात्र का पता। इसका मतलब है कि बच्चे का घर स्कूल के एक निश्चित दायरे में स्थित होना चाहिए। और इसके लिए क्या सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि स्कूल का जो एड्रेस है, बच्चे का जो घर का पता है, वो पूछा जाता है कि जो बच्चा जो पढ़ने आ रहा है काफ़ी दूर से नहीं आ रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो आने में, इसलिए उसका जो स्कूल है उसके घर के पास ही होना चाहिए। इसलिए उससे सबसे पहले क्या पूछा जाता है एंट्री के टाइम पे, उसका एड्रेस। उच्च योग्य शिक्षक अपने विषय के स्कूल, और जो उच्च योग्य शिक्षक हैं उनको भी अपने विषय के स्कूल के एक निश्चित दायरे में स्थित होना चाहिए। उच्च योग्य शिक्षक अपने विषय में कुशल और सभी राज्य अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सरकारी स्कूलों में काम करने के लिए अवशेषित होते हैं। यानी कि जो उच्च योग्य शिक्षक हैं वो भी अपने विषय में कुशल होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें वो स्किल्ड होना चाहिए, उनको अच्छे से वो पढ़ाना आना चाहिए, उसके बारे में भी उनके वाले सरकारी स्कूलों में काम करने के लिए अवशेषित होते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में चलाई जा रही और प्रायोजित योजनाओं के अलावा सरकारी स्कूलों में हाशिए के वर्ग की लड़कियों छात्रों के लिए 22 से अधिक केंद्रीय वित्तीय पोषित कार्यक्रम और परियोजनाएं चल रही हैं। कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? 22 से अधिक केंद्रीय वित्तीय पोषित कार्यक्रम और परियोजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक ओपन स्कूल है जो उन बच्चों को उच्च माध्यम स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है जिनकी स्कूली शिक्षा बाधित हो गई हो और इसलिए औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ है। यानी कि उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, उन्होंने 8th में क्लास में 7th क्लास में उन्होंने छोड़ दिया स्कूल, तो उन्हीं के लिए ये स्कूल होता है कि वो अपनी 10th और 12th इस स्कूल में पास कर सकते हैं। ओपन स्कूलिंग सिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ रह गए हो तो उन्हीं के लिए ये स्कूल है। पूर्व में 21 नेशनल ओपन स्कूल के रूप में जाना जाते हैं। 21 जो नेशनल स्कूल हैं वो ओपन स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसे 1989 में CBSE
द्वारा इनबिल्ट लचीलेपन के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। जुलाई 2002 में शिक्षा मंत्रालय ने NOOS का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया था। 2002 में इसका नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम क्या था? NOS, और फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग NIOS कर दिया गया। औपचारिक प्रणाली का एक विकल्प NIOS इच्छुक शिक्षार्थियों को 5 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जो विद्यार्थी इसके लिए में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक होते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, उनको 5 प्रकार के विभिन्न पाठ्यक्रम को प्रदान किया गया। अगर 5 प्रकार के पाठ्यक्रम है इसमें, अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो 5 प्रकार के पाठ्यक्रम के द्वारा, सिलेबस के द्वारा वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र विद्यालय, KV, केंद्र विद्यालय। यह 1259 केंद्रीय सरकारी स्कूलों का एक नेटवर्क है। यह 1259 में बना था, जो कि केंद्रीय सरकारी स्कूलों का एक नेटवर्क है। केंद्रीय विद्यालय KV यह 1259 केंद्रीय सरकारी स्कूलों का एक नेटवर्क है। ये 1259 में बना था और ये केंद्रीय सरकारी स्कूलों का एक नेटवर्क है, जिसे 1963 में भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करने के एकमात्र उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो कि सेवा कर्मी होते हैं, रक्षा सेवा कर्मी होते हैं, भारतीय रक्षा सेवा कर्मी जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए इसको शुरू किया गया था, और उनको ही शुरू करने का एक इसका मात्र उद्देश्य था। सेना द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूलों के शुभारंभ के साथ इन स्कूलों की सेवाओं को बढ़ाया गया था, और इन स्कूलों की सेवाओं यानी कि जो आर्मी के जो पब्लिक स्कूल हैं उसके साथ ही इन स्कूलों की सेवाओं को भी बढ़ाया गया था। लेकिन सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बट ये सभी जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके तक ये सीमित नहीं है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को विरायत दी जाती है, लेकिन ये आम जनता के लिए भी खुले हैं। ये आम जनता के लिए भी खुले हुए हैं। ये नहीं कि आम जनता इसमें एडमिशन नहीं ले सकती, नहीं, ये आम जनता के लिए भी खुले हुए हैं। केंद्र सरकार रक्षा और अर्धसेना कर्मियों को पूरे देश में वितरित किया जाता है और नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इनको वितरित किया जाता है पूरे देश में और नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता है। ये तबादले उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो तबादले होते हैं, उनकी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए इन स्कूलों को खोला गया था। 4th आता है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV। यह मुख्य रूप से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से आवासीय स्कूलों की एक प्रणाली है। जो जवाहर नवोदय जो विद्यालय है वो मुख्य रूप से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, उसी के लिए ये खोला गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन विद्यालयों की स्थापना करने की कल्पना की। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, जिसमें चयनित छात्रों को मुफ्त आवास, बोर्डिंग और शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें कि बच्चों को मुफ्त में रहने की, मुफ्त में पढ़ने की शिक्षा प्रदान की गई थी। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 में 80 छात्रों को मेरिट टेस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। और मेरिट में जो एडमिशन दिया जाता है उसमें 80 छात्रों को मेरिट टेस्ट होता है उनका, फिर उसके मेरिट टेस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, एंट्री दी जाती है उनको। पहले एक टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके आधार पर उनको एडमिशन मिलता है इस स्कूल में। और ये चयनित छात्र 11th और 9th और 11th कक्षा प्रवेश के अतिरिक्त प्रावधान के साथ 12वीं कक्षा तक शिक्षा ले सकते हैं। 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं या 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद ये 12वीं कक्षा तक इसमें पढ़ सकते हैं। सभी JNV केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध शाखा शिक्षा विद्यालय हैं। तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में 626 नवोदय विद्यालय मौजूद हैं। और तमिलनाडु को छोड़ दें अगर हम, तो पूरे भारत में, पूरे देश में हमारे
626 नवोदय विद्यालय हैं, यानी JNV जो विद्यालय हैं वो 626 हैं पूरे भारत में, तमिलनाडु को छोड़कर। सभी सह शिक्षा विद्यालय त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण कर रहे हैं, और जितने भी सह स्कूल ये जितने भी स्कूल हैं इसमें त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण कर रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिभाषा सूत्र क्या होती है कि हिंदी, इंग्लिश और जो होती है हमारी एक मदर टंग जिसे हम लैंग्वेज में बोलते हैं, वो जो हमारे राज्य की लैंग्वेज होती है, जैसे गुजरात की, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो होती है हमारी त्रिभाषा सूत्र। सभी विद्यालयों का प्रबंध शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त 22 संगठन द्वारा किया जाता है। 22 संगठन होते हैं, उसके द्वारा इसका किया जाता है पूरा प्रबंध, जिसे नई दिल्ली में स्थित नवोदय विद्यालय समिति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नई दिल्ली में स्थित नवोदय विद्यालय समिति कहा जाता है। प्रभावी प्रशासन और कामकाज के लिए समिति 8 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से काम करती है, और प्रभावी प्रशासन और कामकाज की जो समिति होती है, कामकाज के लिए जो समिति बनाई जाती है वो 8 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से कार्य करती है, काम करती है नवोदय विद्यालय में। 5th आ जाता है हमारा सैनिक स्कूल। यह है रक्षा मंत्रालय GOI के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल की एक प्रणाली है। समाज ने पूरे भारत में इन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन किया है। इन स्कूलों की परिकल्पना 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. मेनन को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण लेकिन योग्य लड़कों के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए धन्यवाद दिया। वर्तमान में पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं, और वर्तमान में अगर हम देखें तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 33 सैनिक स्कूल स्थित हैं। इन स्कूलों द्वारा अपनाए जाने वाला पाठ्यक्रम CBSE प्लस है, यानी CBSE पाठ्यक्रम को अपनाने के अलावा इसके उद्देश्य बच्चों को NDA और INA में प्रवेश के लिए पोषण करना है, यानी कि CBSE जो पढ़ाते वो तो है उससे प्लस में है NDA और INA प्रवेश में जो उसे पोषण करते हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, और सभी विद्यालय जितने भी सैनिक विद्यालय हैं उनके जितने भी स्कूल हैं पूरे इंडिया में सभी का माध्यम क्या है? अंग्रेजी। और सभी आवासीय विद्यालय, और सभी जितने भी विद्यालय हैं वो आवासीय विद्यालय हैं, और छात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश मिलता है, और जितने भी छात्र उसमें एडमिशन लेते हैं उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता है, उसी के बाद वो 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं और 12वीं कक्षा तक पढ़ना जारी रखते हैं, और उसके बाद 6th में एडमिशन लेते हैं और 12वीं तक वो पढ़ के निकलते हैं उस स्कूल से। 2021 में PM मोदी ने घोषणा की कि भारत में हर सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुला होगा, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी ने घोषणा की कि हर सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए भी ये स्कूल खुले हुए हैं, इसमें लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। 2021 में PM मोदी ने ये घोषणा की थी कि इस स्कूल में सैनिक जो स्कूल हैं उसमें लड़कियां भी अब पढ़ सकती हैं, अब ये लड़कियों के लिए भी खुला रहेगा। रेलवे स्कूल, ये स्कूल मध्य वर्गीय जीवन का आनंद लेने के लिए निवासी यूरोपीय लोगों के लिए घरों और अन्य सुविधाओं के साथ रेलवे कॉलोनियों का हिस्सा थे। रेलवे के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए रेलवे लाइन से सटे अंग्रेजों द्वारा स्कूल स्थापित किए गए थे, और ये जो स्कूल थे वो रेलवे लाइनों से चलते हुए थे, मतलब रेलवे लाइनों से लगे हुए थे, और ये अंग्रेजों द्वारा स्कूल स्थापित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद इस विरासत को रेल मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस विरासत को रेलवे जो मंत्रालय है उसके द्वारा आगे बढ़ाया गया। आगे जो जारी रखा है वो रेलवे मंत्रालय द्वारा ये स्कूल जारी रखे गए हैं। ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूलों की एक प्रणाली है, और ये भारत सरकार के जो रेल मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित की जाती है ये स्कूलों की प्रणाली है। वर्तमान में पूरे भारत में ऐसे 1141 स्कूल हैं, और हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस पूरे इंडिया में कितने स्कूल हैं? 1141 स्कूल हैं रेलवे से जो सटे हुए हैं। बाद में स्कूलों को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया, और बाद में क्या किया गया? ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया ये स्कूल, और 25 अक्टूबर 2021 को सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को प्रधान कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड द्वारा ब्लॉक
एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में एक आदेश के अनुसार अपेक्षाकृत छोटे रेलवे स्कूलों को बंद या आसपास के स्कूलों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। और 25 अक्टूबर 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो ये स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल हैं रेलवे के, उनको या तो जो स्कूल चल रहे हैं, आसपास के जो स्कूल चल रहे हैं उनसे मिलाया जा सकता है। ये जो बहुत ज़्यादा छोटे स्कूल हैं उनको बंद भी किया जा सकता है। और समय के साथ बंद करने सम्मेलन के संभावित समय का झुकाव दिया जा सकता है। सभी प्रभावित छात्रों को केंद्रीय विद्यालय या राज्य सरकार के स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।